हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने कल पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एकदम डिटेल वे में कर लिया था। आज जो है हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम नोट कर लेंगे। अब जो आगे जाके जब भी रिवीजन करना हो तो सिर्फ इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही रेफर करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो ऑप्शंस चूज करें वो करेक्ट ऑप्शंस चूज करें, जिससे कि हम एक्यूरेसी काफ़ी मेंटेन करें। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर प्लीज ensure you like and you subscribe the channel even and you share it with every other friends. So let us start. तो यही बात की गई थी कि पहले सिविलाइजेशंस के काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट दिए गए और एरिस्टोटल एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच यूज़ किया था। और पहले कौन से क्लासिफिकेशन के यूजेस के बेसिस में चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि फूड में कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, एज इन शेल्टर, शेल्टर की बात हो गई, और फिर फूड शेल्टर हो गया, और फिर क्लोथिंग की बात हो गई। तो ये तीनों चीज़ें पहले कंसिडर की जाती थी और चीज़ों को वैसे प्लेस किया जाता था। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि टर्मरिक का, तो टर्मरिक को कहीं प्लेस करना है तो टर्मरिक जो है फूड के केस में आता है। ठीक। फिर क्लोथिंग के लिए कोई सा भी फैब्रिक हो गया, तो फैब्रिक किस चीज़ में आएगा, क्लोथिंग के केस में आएगा। तो यूजेस के बेसिस में पहले कैटेगराइज करते थे। तो जो एरिस्टोटल थे, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस यूज किया। और इन्होंने कौन सी चीजें यूज की थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया था। तो जो भी आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें यूज किया था। तो एरिस्टोटल ने जो है प्लांट्स को किस चीजों में डिवाइड किया था, प्लांट्स को डिवाइड किया था ट्रीज के केस में, श्रब्स के केस में और हर्ब्स के केस में। तीन चीजों को डिवाइड किया था। और जो एनिमल्स के केस में जब बात की गई थी, तो एनिमल्स के केस में जिनके पास आरबीसी है और जिनके पास आरबीसी नहीं है, सो दे वर डिवाइडेड इनटू टू क्लास। अब बाद में जो लिनेस थे, लिनेस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी, जिसमें उन्होंने प्लांटे लिया था, एनिमेलिया किंगडम लिया था। तो जिसके पास भी सेल वॉल थी वो प्लांटे किंगडम में आता था, और जिसके पास सेल वॉल नहीं थी वो एनिमेलिया किंगडम में आता था। एक बेसिस यूज किया था। लेकिन ये चीज़ों को किस चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था, यूकैरियोट प्रोकैरियोट को नहीं कर पाता था, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर को नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। तो एक नीड लगी कि हमें सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में इंक्लूड करना चाहिए, इन दी क्राइटेरिया। और ये क्राइटेरिया जो है लिनेस के सिस्टम में फुलफिल नहीं थी। लिनेस के सिस्टम में जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें फुलफिल नहीं थी। तो फिर बाद में जो साइंटिस्ट है वो आर.एच. व्हिटेकर है। तो 1969 में ही गे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो जिसमें सबसे पहले था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। तो ये सारे जो थे आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में थे। तो सबसे पहले क्या था, मोनेरा था। सो मोनेरा, ठीक। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटे हो गया। तो क्राइटेरिया कौन कौन से यूज किए थे, क्राइटेरिया कौन कौन से थे, बॉडी स्ट्रक्चर को लिया था, सेल स्ट्रक्चर को लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इन सारी चीजों को इन्होंने क्या किया था, कंसिडर किया था। एंड देवर दीज क्राइटेरिया लेटर वाज फुलफिल्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है। फिर थ्री डोमेन सिस्टम की बात की थी, जो कि कार्ल वूज ने दिया था, जो कि कार्ल वूज ने दिया था। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इन्होंने थ्री डोमेन्स में डिवाइड कर दिए थे। तीन डोमेन, बड़े डोमेन्स ले लिए थे और उस चीज में डिवाइड किया था। तो छह छह किंगडम्स आ रहे थे। ठीक है। सो इट वाज मेकिंग अप सिक्स किंगडम्स। ठीक। फिर फिर ये पूरा था कि क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा वो अलगा के अंदर आने लगे, और जितने भी क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आने लगे। ये सारी चीजें बात की गई है। अब जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी इंपॉर्टेंस दिया गया। लिनेस के क्लासिफिकेशन के बाद भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स लेटर देन दे वर टेकन एज अ प्रायोरिटी। फिर किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा में सबसे पहली लाइन थी कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, ये बैक्टीरिया सबसे सोल मेंबर्स है। फिर हमने शेप के बेसिस में चीज़ों को डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फर्स्ट इज कॉकस विच इज कॉकाई, रॉड शेप विच इज बैसिलाई, कॉमन शेप विच इज विब्रियो, एंड स्पाइरल शेप विच इज स्पाइरुला। तो ये जो चारों क्लासिफिकेशन थे किसके बेसिस में थे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। शेप्स के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड किया था। ठीक है। जैसे कि ये कौन सा था, स्पेरिकल शेप था, ये स्फीयर था तो स्पेरिकल शेप हो गया। ये रॉड शेप्ड हो गया। ये काफी स्पाइरल शेप था तो इसको स्पाइरुला नाम दे दिया। और ये कॉमा शेप था तो इसे विब्रियो नाम दे दिया। ठीक। फिर बाद में हमने बात की थी कि बैक्टीरिया के केस में स्ट्रक्चर इसका काफी सिंपल है। द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड।
बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स बिहेवियर, बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बिहेवियर जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस बेसिस में इसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक। तो हार्श कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर जाता है। तो सबसे पहले था कि आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के केस में एक पीवाईक्यू ये रिपीट था कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहा जाता है इसे, ठीक है। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल इन केस ऑफ मोनेरा किंगडम। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज वाले बैक्टीरिया को हैलोफिल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स ही मेनली जो है याद रखना है। हैलोफिल याद रखना है, थर्मोएसिडोफिल याद रखना है, फिर मिथानोजेंस याद रखना है, ठीक है। तो मिथानोजेंस क्या थे, ये कहाँ प्रेजेंट होते थे, दे वर प्रेजेंट द गट ऑफ द रुमिनेंट एनिमल। और ये किस रिस्पॉन्सिबल है, इनका डंक का किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फिर यू बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। तो यू बैक्टीरिया के केस में हम यू वर्ड किस चीज के लिए होता है, ट्रू के लिए होता है ना। यू स्टैंड्स फॉर ट्रू, तो इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक। अब अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फिर सियानो बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। तो सियानो बैक्टीरिया के केस में कहा था कि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ठीक। फिर एक बात की थी कि इनके पास हो सकता है इनके पास म्यूसिलेजिनस या फिर जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है ना। शीथ इज प्रेजेंट इन देम। तो सियानो बैक्टीरिया के केस में ये सारी क्वालिटीज थी। और हेट्रोसिस्ट किस चीज के लिए हेल्प करते थे, दे यूज्ड टू हेल्प इन N2 फिक्सेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते थे। जैसे कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान काम नहीं है, बट ये सियानो बैक्टीरिया की एक स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ट्रिपल बॉन्ड को भी इजीली तोड़ देती है, ठीक है। और हमें पता ही है कि सियानो बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब खुद का खाना बना सकते हैं। फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट अमोनिया जो है वो रिलीज करता है। और अमोनिया इन सब चीज़ों को रिलीज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो NPFES, इस चीज़ का रिसाइकलिंग में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, रिसाइकलिंग में। फिर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के केस में कहा था कि हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में सबसे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो सबसे वास्ट होता है, ठीक है, सबसे वास्ट होता है। लेकिन इनमें भी डिकम्पोजर्स आर वास्ट, ठीक है। तो जो भी डिकम्पोजर्स वाले बैक्टीरिया वो सबसे ज़्यादा वास्ट है इन द केस ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। वैसे तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही वास्ट होता है, ठीक। फिर इसमें जब रिप्रोडक्शन की बात की थी, तो रिप्रोडक्शन वैसे किस हिसाब से होता था, फिजन से होता था। फिजन से कब होता था, जब चीज़ें फेवरेबल हो, ठीक। जब अनफेवरेबल हो जाती थी तो स्पोर से होता था। और एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। इट वाज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू बी स्पेसिफिक, बट इट वाज सॉर्ट ऑफ, जिसमें प्रिमिटिव डीएनए का क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। प्रिमिटिव डीएनए को ट्रांसफर किया जाता था एक दूसरे से, ठीक। फिर बाद में माइकोप्लाज्मास की केस में बात की थी। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक इन नेचर, ठीक है, बीमारियां कॉज कर सकता है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में पीवाईक्यू में यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज डजंट हैव बाउंड्रीज वेल डिफाइंड। तो किंगडम प्रोटिस्टा इज द आंसर, है ना। रिप्रोडक्शन किस हिसाब से होता है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। तो चाहे एसेक्सुअली हो चाहे सेक्सुअली हो, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है इनके केस में। फिर क्राइजोफाइट्स के केस में जब बात करें तो डायटम्स आते हैं और गोल्डन अलगाई, फिर डेस्मिड्स आता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर फ्रेश वाटर एज वेल एज दे आर मरीन वाटर। तो फ्रेश में भी सर्वाइव कर सकते हैं और मरीन एनवायरमेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। काफी माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो पैसिवली फ्लोट करने का मतलब क्या है, बिना किसी एनर्जी को यूज किए समुद्र में फ्लोट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखनी थी, इनकी जो वॉल्स जो होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ सिलिका। और सिलिका थोड़ा उसका जो नेचर होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, ट्रक्टेबल, ठीक है, थोड़ा इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर होता है इनके पास। तो इसके कारण क्या होता है ना, जैसे कि ये सी है पूरा, तो मेजर नीचे नीचे वाले पार्ट में
यही जो सिलिका है, यही जो सेल वॉल्स है वो डिपॉजिट होते रहते हैं। दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग और दे कीप ऑन डिपॉजिटिंग। तो इस डिपॉजिट के कारण क्या होता है कि इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ग्रिटी नेचर होता है। तो ग्रिटी नेचर है तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। किन किन चीज़ों के लिए? किसी चीज़ को पॉलिश करने के लिए, ऑयल्स को फिल्टर करने के लिए और सिरप्स बनाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं किस चीज़ के? ओशंस के। ठीक है, ये ओशन की बात की गई है। ओशंस के केस में मरीन फ्रेश वाटर सब में मिलता है। ठीक, फिर डायनोफ्लैजिलेट, तो ये जो एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट का ही है। तो डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं दे आर नॉट फ्रेश वाटर बट दे आर मरीन। ठीक है, मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। इनके कलर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इनके पास दो फ्लैजिला होता है। ठीक है, एक जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक, साइड से निकलेगा, और एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल, मतलब ऊपर से। ठीक, लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट का, तो दिस इज ऑल टाइम पीवाईक्यू। गुनियोलैक्स के बारे में कई बार पूछा गया है। ठीक, और ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। इस टॉक्सिन का नाम क्या था? सैक्सोटॉक्सिन। ठीक, जिसके कारण मरीन एनिमल्स को मुश्किल होती थी, दे इवन डाई ड्यू टू दिस टॉक्सिन। फिर बात की थी यूग्लिना की, तो यूग्लिना के केस में था कि इनके में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, हाँ, डायनोफ्लैजिलेट के केस में सेल वॉल कौन सी होती थी? सेल्यूलोसिक होती थी डायनोफ्लैजिलेट के केस में, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती, रादर दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसे पेलिकल कहा जाता है। ठीक, वैसे तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होता है। और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लैजिला है इट इज लाइक दिस एंड वन इज लाइक दिस। तो दो फ्लैजिला है, ये वाला जो है काफी लॉन्ग दिख रहा है तो ये लॉन्ग फ्लैजिला हो गया, ये वाला काफी शॉर्ट है तो ये शॉर्ट फ्लैजिला हो गया। तो इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, वैसे तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन जब सनलाइट कम हो जाती है तो ये हेटरोट्रॉपिक की तरह बिहेव करते हैं और स्मॉल एनिमल्स पे प्रिडेट करते हैं। तो स्मॉल एनिमल्स अब उनके शिकार होते हैं, तो यूग्लिनाइट से जितने भी छोटे एनिमल्स हैं उन पे प्रिडेट करते हैं। ठीक है, और इन्हें जब देखा गया है प्लांट से थोड़ा कंपेयर किया गया, तो प्लांट्स के केस में जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए जो होता है, सॉरी जो क्लोरोफिल होता है, ठीक, नॉट क्लोरोफिल ए, बट जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल काफी ज्यादा सिमिलर था एज कम्पेयर टू यूग्लिना। तो यहाँ पे यूग्लिना के केस में यही लिखा गया कि काफी ज्यादा क्लोरोफिल सिमिलर था। ठीक, फिर बाद में स्लाइम मोल्ड्स की बात की थी, ये रहा स्लाइम मोल्ड। ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड नहीं है, ये स्लाइम मोल्ड था। तो स्लाइम मोल्ड के केस में यही था कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड और डीके पे फीड करते हैं, डेड और डीके पे फीड करते हैं। ठीक है, इनके पास फ्रूटिंग बॉडीज, जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज जब फॉर्म करते हैं, तो फ्रूटिंग बॉडीज के जो स्पोर्स होते हैं उन स्पोर्स में कौन सी वॉल्स होती हैं? ट्रू वॉल्स होती हैं, और ये नीट का पीवाईक्यू भी है। ठीक है, नीट का पीवाईक्यू भी है, और ये काफी लंबे टाइम तक फिर रह सकते हैं, और इनका डिस्पर्सल एयर के मीडियम से होता है। जैसे कि कोई भी स्पोर हो गए, कोई सी भी चीज हो गई, उन्हें डिस्पर्स होना पड़ता है, तो डिस्पर्सल का जो मेन तरीका है दैट इज थ्रू एयर। फिर थ्रू प्रोटोजोन्स की बात की थी, तो प्रोटोजोन्स के केस में दे आर हेटरोट्रॉप्स एंड दे लिव एज प्रेडेटर्स और दे लिव एज पैरासाइट्स। ठीक, इन्हें कहा जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव हैं किस चीज के? एनिमल्स के, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो क्यों इन्हें एनिमल्स में कंसिडर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एनिमल्स के केस में जो भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है वही आते हैं, प्रोटोजोन्स जो हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो ड्यू टू देयर यूनिसेलुलर नेचर दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, वैसे तो काफी प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं किस चीज के? एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। ठीक, चार मेजर ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन सबसे पहला है, तो नाम से ही पता चल रहा है एंटामीबा। तो एंटामीबा जो है थोड़ा पैरासिटिक नेचर का होता है, थोड़ा नहीं मतलब पैरासिटिक नेचर का ही होता है। और अगर जो भी अमीबा या फिर जो भी अमीबॉइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला अगर मरीन एनवायरनमेंट में रहता है तो उनके सिलिका के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव सिलिका शेल्स या फिर सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे। ठीक, फिर फ्लैजिलेटेड की बात की थी, फ्लैजिलेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास फ्लैजिला होगा, तो यहाँ पे ट्रिम्पैनोजोमा का नाम लिखा हुआ है, तो ट्रिम्पैनोजोमा के कारण कौन सी बीमारी होती है? स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, दैट इज ड्यू टू फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। तो या तो ये फ्री लिविंग या फिर मतलब फ्रीली रहते हैं, किसी पर ना डिपेंड हुए, या तो ये पैरासिटिक होते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है दे आर फ्लैजिलेटेड। ठीक, तो ट्रिम्पैनोजोमा इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के केस में देखा जाए
तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास हंड्रेड्स ऑफ सीलिया, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, सीलिया का काफी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण खाना पानी जो भी है दे फॉर्म अ गलेट, ठीक है। तो पहले उनके पास कुछ गलेट या फिर कैविटी टाइप्स होती है, तो कैविटी के थ्रू सारी चीजें एंटर करती है और सीलिया के मूवमेंट के कारण जो है जो भी बाहर से जो चीज है वो गलेट के अंदर के थ्रू अंदर बॉडी के अंदर जाता है। तो फूड हो गया, पानी हो गया, वो गलेट के थ्रू एंटर करता है। तो इसमें एग्जाम्पल जो है पैरामीशियम का है और इसका फिगर भी दे रखा है। तो जो लास्ट वाला फिगर था, ये वाला फिगर, तो ये वाला फिगर जो है ये किस चीज का है, पैरामीशियम का ही है, ठीक है। पैरामीशियम में दिख रहा है कि यहाँ पे हमें सीलिया, छोटे 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 सीलिया दिख रहे हैं, ये हमें कैविटी सॉर्ट ऑफ दिख रही है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है पैरामीशियम में, ठीक। फिर स्पोरोजोन्स के केस में, तो स्पोरोजोन से सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जो हमें मलेरिया कॉज करता है वो स्पोरोजोन प्रोटोजोन ही होता है, ठीक। इनका काफी इन्फेक्शियस स्टेज होती है, इनके स्पोर स्टेज होती है जिसे हम स्पोरोजोइड कहते हैं। तो स्पोरोजोइड जो होता है ना, वो स्पोरोजोइड रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी स्टेज को कहा जाता है कि जब भी मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट जो कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जब भी अपने स्पोरोजोइड के स्टेज में आ जाता है तो उसका इन्फेक्शियस नेचर होता है, ठीक। इन्फेक्शियस स्टेज आती है उनकी लाइफ साइकिल में और वो स्पोरोजोइड कहलाई जाती है। तो ये 12th स्टैंडर्ड में है भी वैसे प्रीवेलेंटली इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक। फिर किंगडम फंजाई, तो किंगडम फंजाई से यही याद आना चाहिए कि ग्रेट मॉर्फोलॉजी, ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, ठीक। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, हर जगह कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, तो हर जगह वी वुड फाइंड फंजाई फॉर श्योर, ठीक है। फिर फंजाई में कहा था कि फंजाई की बॉडी में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्लेंडर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है हाइफे, ठीक, जिसे कहा जाता है हाइफे। तो इसी हाइफे का जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो वो नेटवर्क फॉर्म करके क्या फॉर्म करता है, माइसीलियम फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स माइसीलियम, ठीक है। तो अगर समझो कि एक हाइफे है, उस हाइफे में कोई भी सेप्टा नहीं है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ए सेप्टेट है। तो इस वाली पूरी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इस वाली सिचुएशन को कहा जाता है सीनोसेटिक, ठीक है। सीनोसेटिक मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन हो गई है। हाइफे के अंदर जो है सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिले हुए होते हैं, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है। तो सिनोसेटिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर जिसे हाइफे कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम कहते हैं जो कि डिस्कस हो चुका है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जब सिचुएशन आ जाती है तो हम कहते हैं सीनोसेटिक हाइफे, ठीक, ठीक, सीनोसेटिक हाइफे। लेकिन बाकी बाकी सब में सेप्टा प्रेजेंट होता है, क्रॉसवॉल्स प्रेजेंट होते हैं। और फंजाई के केस में हमने बाकी सब के केस में या तो बात की कि सिलिका के वॉल्स हैं, सेलुलोसिक वॉल्स हैं, तो फंजाई के केस में काइटिन की वॉल होती है, ठीक। और ये नीट का पीवाईक्यू है। बस नीट के पीवाईक्यू में ये पूछा था कि ये लिखा था कि फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोसिक, दे कंप्लीटली सेलुलोसिक, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड दे कि उनकी जो सेल वॉल होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड की मेड होती है, ठीक। ये पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं और एसोसिएशन में भी रहते हैं, ठीक है, एज सिम्बाइंड। तो सिम्बाइंड का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल हेल्पिंग, है ना, कह सकते हैं कि म्यूचुअली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टुवर्ड्स हेल्प, ठीक है, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स हेल्प। एक खाने की जगह देता है, एक खाना बनाता है। तो अलगा था एक केस और फंजाई, ये सब साथ, ये दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, ये दोनों साथ में रहते हैं। ये टू डिफरेंट, एकदम ही अलग अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन साथ में रहते हैं जस्ट टू हेल्प ईच अदर, ठीक। फिर माइकोराइजा के केस में, तो माइकोराइजा के केस में जो हाइयर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हाइयर प्लांट्स, नॉट प्रिमिटिव प्लांट्स, हाइयर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं इसमें एज एन एसोसिएशन रख के फंजाई प्रेजेंट होते हैं टुगेदर, ठीक। फिर रिप्रोडक्शन की जब बात की थी कि फंजाई के केस में, तो जब हम वेजिटेटिव के केस में बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है एंड बडिंग होती है। तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, बडिंग हो गई, ये वाली प्रॉपर्टीज रहती हैं। और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोर्स से होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें स्पोर्स के नाम याद रखना है। तो स्पोर्स हमें 3 ही याद रखना है, जैसे कोनिडिया हो गया, ठीक, स्पोरांजियोस्पोर हो गया, ठीक, फिर ज़ूस्पोर्स हो गए, अप्लेनो हो गया, अप्लेनोस्पोर्स हो गए। तो ये स्पोर्स के बस नाम याद रखना है। अब नाम याद करने के बाद व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर इज अप्लेनोस्पोर जो होता है ये नॉन मोटाइल है, सॉरी,
कोनिडिया भी क्या है, नॉन मोटाइल है। लेकिन ये जो ज़ूस्पोर है, दिस ज़ूस्पोर इज मोटाइल इन नेचर, दिस ज़ूस्पोर इज मोटाइल इन नेचर। फिर बाद में जो रिप्रोडक्शन की बात होती है तो बाद में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है oospores रिस्पॉन्सिबल है इनके एस्कोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स, ठीक। फिर सेक्सुअल साइकिल की जब बात करते हैं तो सेक्सुअल साइकिल में 3 फेजेस होता है। एक हो गया प्लाज्मोगैमी, ठीक, जहाँ पे 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमेट जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज करने के पहले उनकी प्लाज्मा फ्यूज या फिर प्रोटोप्लाज्म जो है पहले फ्यूज करते हैं। फिर बाद में न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं जैसे कैरियोगैमी। अब जो एस्कोमाइसिटीज से और जो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है जो भी फंजाई, इनके बीच में क्या कौन सा फेज एक्स्ट्रा फेज होता है जिसे हम कहते हैं डाइकैरियोफेज। तो डाइकैरियोफेज क्या होता है, जब न्यूक्लिया अब तक फ्यूज नहीं किया है, बस जो है प्लाज्मा ही फ्यूज किया है, तो एक शॉर्ट फेज होता है जिसे डाइकैरियोफेज कहते हैं। ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के केस में देखा जाता है। तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम कि एस्कोमाइसिटीज कौन से फंजाई हैं, बेसिडियोमाइसिटीज कौन से फंजाई हैं। तो उनके केस में जो है एक इंटरवीनिंग स्टेज होता है जहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता कुछ टाइम के लिए, और बाद में तो न्यूक्लियस फ्यूज करता ही है और फिर बाद में मायोसिस भी प्रॉपर्ली होती है, ठीक। फिर मॉर्फोलॉजी के बेसिस में जो माइसिलियम का जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, माइसिलियम का मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि सेप्टेट है या ए सेप्टेट है, उस बेसिस में हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कि किस हिसाब से स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस में, ठीक है, ब्रांचिंग है कि नहीं है, सारी चीज़ों को के बेसिस में ये बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो किंगडम को क्लासेस में जब डिवाइड किया जाता है, ठीक, तो सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज जो है एक्वेटिक हैबिट्स में या फिर एक्वेटिक या फिर कोई से भी मॉइस्ट जगह पे, मॉइस्ट और डैम्प जगह पे मिलते हैं। फाइकोमाइसिटीज में यही सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना कि एसेप्टेट होता है, तो एसेप्टेट है तो हम कहते हैं कि सिनोसिटिक का सिचुएशन हो गई, ठीक है। और अनब्रांच्ड होता है, मतलब इनकी जो माइसीलियम होता है उनमें ब्रांचिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक। फिर ये याद रखना है कि जो एक एग्जाम्पल होता है राइजोपस, ठीक है, तो राइजोपस जो है ब्रेड में जो फंजाई उगती है उसे हम राइजोपस ही कहते हैं। फिर अल्ब्यूगो की बात करते हैं तो अल्ब्यूगो जो है मस्टर्ड के केस में पैरासिटिक नेचर शो करता है। और फिर बाद में हम बात करते हैं म्यूकर की, ठीक। तो म्यूकर तीसरा चीज है। ये यही सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है हमें याद रखना है ओवरऑल इन द केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज के केस में यही याद रखना है, ठीक। और फिर एस्कोमाइसिटीज के केस में देखा जाए तो एस्कोमाइसिटीज के केस में याद रखना है पेनिसिलियम जो है इससे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, इससे एंटीबायोटिक्स बनते हैं। फिर इनमें एक एक्सेप्शन भी आता है जो कि ईस्ट है। तो ईस्ट की क्या एक्सेप्शन है कि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, ठीक, लेकिन बाकी सारे फंजाई मल्टी सेलुलर नेचर के होते हैं। तो ईस्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेलुलर नेचर में है लेकिन फंजाई में आता है, और फंजाई में एस्कोमाइसिटीज के केस में आता है, ठीक। फिर बाद में याद रखना है न्यूरोस्पोरा का, कि न्यूरोस्पोरा को का बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जेनेटिक स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक। फिर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक याद रखना है कि जो कोनिडिया होता है, कोनिडिया एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है किस चीज़ में, कोनिडियोफोर में। फिर कोनिडियोफोर से फोर्स कोनिडियोफोर से फिर क्या देता है, स्पोर्स देता है। कोनिडिया फिर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट कैसे करता है, जर्मिनेट करके क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर सेक्सुअल स्पोर्स का याद रखना है कि सेक्सुअल स्पोर्स जो है यहाँ पे एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में। और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। नाम याद रखना है कि एस्कोकार्प कहा जाता है एस्कोमाइसिटीज के फ्रूटिंग बॉडी को। इसमें यही बात कर लिए तो ये वाली जो लाइन है ये पीवाईक्यू है कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स दे आर कंसिडर्ड एडिबल एंड दे आर डेलिकेसी, सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, और ये पीवाईक्यू है, ठीक है। पीवाईक्यू में लिखा था दे आर टॉक्सिक एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड डेलिकेसीज, तो फिर ये तो गलत बात है ना। तो सही स्टेटमेंट क्या जाएगा कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या है, एडिबल है एंड दे आर कंसिडर्ड डेलिकेसी, सो इट इज वेरी नाइस थिंग टू ईट, इट इज टेस्टी, वेरी टेस्टी, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के केस में रस्ट और स्मट स्पेसिफिकली अच्छे से याद रखना है, रस्ट हो गया और स्मट्स हो गए, इन्हें स्पेसिफिकली याद रखना है। जैसे कि एसेक्सुअल स्पोर्स दे आर जनरली फाउंड बट वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन इज रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें ये याद रखना है कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो मिलते नहीं है, ठीक है,
सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। इवन तो सेक्सुअल ऑर्गन्स आर एब्सेंट, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती ही है, ठीक। प्लाज्मोगैमी किस चीज़ से होती है? दो वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स और डिफरेंट जीनोटाइप्स के, ये फ्यूज करते हैं और फिर बाद में बेसिडियोमाइसिटीज को राइज देते हैं, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स को राइज देते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बेसिडियम से। तो ये ट्रेंड याद रखो कि बेसिडियम है, ठीक है। बेसिडियम में मायोसिस होगी तो फिर वो बेसिडियोस्पोर्स देगा, फिर जो बेसिडियोस्पोर्स से जो है प्रोड्यूस होगा जो भी फंजाई जो भी है, ठीक, बेसिडियोमाइसिटीज का फंजाई प्रोड्यूस होगा। तो बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं मायोसिस के थ्रू इन बेसिडियम प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब इनके फ्रूटिंग बॉडीज को क्या कहा जाता है? बेसिडियोकार्प्स। तो बेसिकली जो बेसिडियोस्पोर्स जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं, जिसका नाम बेसिडियोकार्प्स दे रखा है। फिर ये अगैरिकस हो गया मशरूम जो हम खाते हैं, उससे लेगोस्मार्ट हो गया, पक्सीनिया रस्ट फंगस हो गया। तो कभी कभी पूछता है कि वीट रस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, तो वीट रस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू पक्सीनिया। फिर पूछा जाएगा कि किसी भी प्लांट में स्मट कॉज हो रहा है, तो स्मट कॉज करने का रीजन क्या है? तो हम लिखेंगे ओस्टिलागो है। ओस्टिलागो इज द स्पेसिफिक रीजन फॉर कॉजिंग स्मट, बाकी इन्फॉर्मेशन तो है ही। अब डिटेरोमाइसीट्स के केस में यही है कि इनमें भी सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम प्रेजेंट होता है। तो इनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि इनके एसेक्सुअल फेजेस का तो पता है, ठीक है, वेजिटेटिव फेजेस का भी पता है, लेकिन इनकी सेक्सुअल साइकिल्स अब तक डिटरमिन्ड नहीं है। इनके माइसीलियम को स्टडी किया गया तो माइसीलियम जो है सेप्टेट और ब्रांच्ड है। तो सिर्फ कंफ्यूजन आता है कि इन ऑर्गेनिजम्स को एस्कोमाइसिटीज में प्लेस करें या तो बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस करें, सिर्फ यही कंफ्यूजन जनरेट होता है। तो जब भी सेक्सुअल साइकिल डिटरमाइंड हो जाती है तो या तो बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस कर दिया जाता है या तो एस्कोमाइसिटीज में प्लेस कर दिया जाता है। इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मिनरल साइकिल में और डिकम्पोजर्स ऑफ द लेटर्स में। तो जो भी लेटर होता है, ठीक है, जो भी जैसे कि डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, इन्हें डिकम्पोज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इन्हें डिकम्पोज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनरल साइकिलिंग, इन्हें डिकम्पोज करके मिनरल साइकिलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी रहती है। तो अल्टरनेरिया हो गया, कोलेटोट्राइकम हो गया, ट्राइकोडर्मा, दे आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। फिर जो किंगडम प्लांटे हो गया और किंगडम एनिमेलिया हो गया, इनके स्पेसिफिकली चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, तो इन्हें डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। बस यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाईट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस है। जैसे कि क्या होता है ना कि प्लांट्स में जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उस रीजन में होते हैं जिसकी सॉइल में या तो नाइट्रोजन की कमी होती है या तो फॉस्फोरस की कमी, स्पेसिफिकली फॉस्फोरस की कमी होती है। तो क्या होता है ना कि प्लांट को फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट को मार के उसको डाइजेस्ट करके उससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वगैरह सारी चीज़ें ले ली जाती है और इनसे खाना बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली हेटरोट्रॉपिक नहीं है, बट ये पार्शियली हेटरोट्रॉपिक ज़रूर होता है। दे आर पार्शियली हेट्रो, क्योंकि इन्हें बस कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। अगर ये इन्हें मिल गया तो ये ऑटोट्रॉपिक है वैसे तो, ठीक है, खाना फिर बना लेते हैं खुद से। बस इन्हें जो है नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए दे बिकम इंसेक्टिवर्स नेचर के। तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करके उसे डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फिर किंगडम एनिमिलिया वाले टॉपिक में ये याद रखना है कि एनिमिलिया वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। मतलब खाने को पहले क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, मतलब इनटेक करेंगे, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद इसे फिर एसिमिलेट करेंगे और पूरी ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो पहले अंदर मुंह में लेंगे एंड देन दे वुड बी डाइजेस्टिंग इट, ठीक। फिर ये था एक सेपरेट, आर.एच. विटेकर ने जो था एक सेपरेट चीज़ बना ली थी कि इसे किंगडम का नाम नहीं दिया, ठीक है, इसे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को किंगडम से एकदम अलग ही रखा, दे वर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। तो आर.एच. विटेकर ने, जैसे कि वायरसेस हो गए, वायरट्स हो गए, प्राइन्स हो गए, लाइकेंस हो गए, इनके एसेल्युलर नेचर के कारण इन्हें किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया ड्यू टू देयर एसेल्युलर नेचर, ठीक है। और जैसे लाइकेंस हो गया, लाइकेन क्या है, एक एसोसिएशन है,
दे आर टू एसोसिएशन, मतलब ये ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो लाइकेंस को भी किसी किंगडम में नहीं रखा जा सका। ठीक है, तो एक बार नीट का पीवाईक्यू था, तो नीट के पीवाईक्यू में ये पूछा था कि अगर आर.एच. विटेकर ने वायरसेस के लिए वायरॉइड्स, प्राइन्स और लाइकेंस के लिए अगर सेपरेट सॉर्ट ऑफ इन्हें सेपरेट क्यों रखा गया, किंगडम से बाहर क्यों रखा गया, अगर नहीं रखते तो वायरसेस को किस जगह पे प्लेस किया जाता, तो वायरसेस को प्रोकैरियोट की जगह पे प्लेस किया जाता कि वही वायरसेस का जो है प्रोकैरियोटिक नेचर होता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक सॉर्ट ऑफ नेचर है, लेकिन वायरसेस को सेल एज ए सेल कंप्लीटली कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक, दे आर ए सेलुलर इन नेचर। क्यों ए सेलुलर नेचर क्या है, वाई दे आर ए सेलुलर इन नेचर, तो इनमें क्या होता है ना, जैसे कि बाहर अगर है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, दो सिनेरियो होते हैं, एक आउटसाइड होता है और इनसाइड द बॉडी होता है। तो आउटसाइड द बॉडी एज ए डेड प्रिटेंड करते हैं, मतलब काफी इनर्ट होता है, इनसे ना कोई इन्फेक्शन होगा ना कोई डिजीज होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये होस्ट का क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी को पे कब्जा कर लेते हैं। तो जब होस्ट की मशीनरी पे कब्जा कर लेते हैं तो खुद को क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं, तो इनमें मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर तो ये सेलुलर नेचर का हो गया, अंदर तो ये लिविंग काइंड ऑफ हो गया, लेकिन आउटसाइड एज ए डेड क्रिस्टल की तरह रहता है। ठीक है, एकदम क्रिस्टल जैसा होता है, डेड क्रिस्टल। लेकिन जब भी किसी बॉडी में आ जाता है तो इट बिकम्स एक्टिव और फिर मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक, फिर यहाँ पे डिमिट्री वानस्की के बारे में याद रखना है कि इनके कारण क्या होता है, मोज़ैक डिजीज होता है टोबैको के केस में। ठीक है, और फिर जब साइज देखी गई तो बैक्टीरिया की साइज जो है बड़ी निकली वायरसेस से, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, जैसे कि समझो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का मतलब क्या है कि समझो ये बैक्टीरिया है। ठीक है, आई हैव बैक्टीरिया हियर और यहाँ पे वायरसेस प्रेजेंट है, ये जो येलो कलर के डॉट्स हैं ये वायरसेस हैं और जो बड़े बड़े ब्लू ब्लू कलर के हैं बैक्टीरिया हैं। और समझो ये जो है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो इससे क्या होता था कि वायरसेस तो पास हो जाते थे, इजीली पास हो जाते थे, लेकिन बैक्टीरिया पास नहीं हो सके, ये बड़े थे तो बैक्टीरिया पास नहीं हो सके, तो नहीं पास हो सके तो ये पता चल गया कि बैक्टीरिया की साइज जो है वो बड़ी होती है वायरसेस से। ठीक है, ये साइज कंपेयर की गई है, ये साइज कंपेयर की है। ठीक, तो इस चीज से पता लग गया। फिर M.W. बीजरनिक ने कहा कि उन्होंने क्या किया कि जिस प्लांट में टोबैको मोज़ैक डिजीज थी उससे उसका एक एक्सट्रैक्ट ले लिया और उस एक्सट्रैक्ट को जो फ्लूइड था उस फ्लूइड को उन्होंने कहा कि इट इज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये जो सेंटेंस लिखी हुई है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्होंने कहा कि जो एक्सट्रैक्ट है ना काफी इन्फेक्शियस का है, इन्फेक्शियस नेचर का है, क्योंकि जब उन्होंने जिस प्लांट को टोबैको मोज़ैक वायरस की डिजीज हुई थी उस चीज से जब एक्सट्रैक्ट लिया और इसे हेल्दी प्लांट में जब इंस्टिल किया ना, जब हेल्दी प्लांट में डाला गया तो क्या हुआ कि हेल्दी प्लांट को टोबैको मोज़ैक डिजीज हो गई। तो ये चीज पता लग गई कि एक फ्लूइड होता है सॉर्ट ऑफ जो कि इन्फेक्टेड प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट किया गया वो फ्लूइड काफी इन्फेक्शियस नेचर का होता है। एंड लेटर इसमें पैथोजन मिले और उन पैथोजन का नाम क्या था, वायरस था। ठीक है, उन पैथोजन का नाम क्या था, वायरस था। फिर बाद में W.M. स्टैनली 1935 की बात है, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया इनर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टलाइज किया और जब इसकी बायोकेमिकल स्ट्रक्चर को देखा गया तो देवर लार्जली प्रोटीन, मतलब प्रोटीनेशियस नेचर के थे, काफी इनर्ट होते हैं बाहर की तरफ और इन्हें क्रिस्टलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट W.M. स्टैनली ने काफी इजीली उन्हें क्रिस्टलाइज कर दिया था। ठीक, और वायरसेस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासिटिक इन नेचर, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं दे आर। ठीक है, और ये क्या है, ये सेंटेंस जो है वो नीट का पीवाईक्यू है, कंप्लीट पीवाईक्यू, और इन साइंटिस्ट की बेसिस में मैच द फॉलोइंग स्पेसिफिकली पूछा है कई जगह पे। ठीक, अब ये भी सेंटेंस जो है इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा था कि ये भी नीट का पीवाईक्यू ही है समझो। इसमें था कि ऐसा लिखा था कि वायरसेस जो होते हैं दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी RNA एंड DNA बोथ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी वायरस में बोथ RNA एंड DNA नहीं होता, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। फिर बाद में इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि प्लांट्स के केस में जो होता है ssRNA वाले वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, और फिर एनिमल्स के केस में चाहे ssRNA हो गया, चाहे dsRNA हो गया, चाहे dsDNA हो गया, ये जनरली एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं।
ठीक। फिर आ गया था बात, फिर ये याद रखना कि ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का, तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर पे पूरा PYQ आया हुआ है। इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर पूछा था कि टेल फाइबर्स को लेबल करो, शीथ को लेबल करो, फिर कॉलर को लेबल करो, हेड को लेबल करो, ये सारी लेबलिंग जो है पूछी गई है, तो इसे एक बार याद रखना है। फिर तो ये पूरी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि याद रखनी है, जैसे कि इसमें पूछेगा टीओडीनर के बारे में, ठीक है, ईयर के साथ पूछेगा। फिर दूसरी चीज़ ये पूछेगा साइज के बेसिस पे, तो हमें पता है कि वायरसेस की जो साइज है वो बड़ी है वायरॉइड्स के केस में। फिर इनमें पूछा जाता है कि इनमें क्या प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो नहीं, ओनली RNA इज फाउंड, ठीक है, ओनली फ्री RNA इज प्रेजेंट, नो प्रोटीन कोट, ठीक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर लो मॉलिक्यूलर वेट की तो बात हो ही गई है इसी पॉइंट में। फिर प्राइम्स के केस में कहा जाता है कि इनसे कौन सी बीमारी होती है कैटल में, तो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा एनालॉगस है किस चीज़ से, CR जैकब डिजीज से, जो कि किस चीज़ में होता है, ह्यूमंस में होता है। CR जैकब डिजीज प्लांट्स में नहीं होता, CR जैकब डिजीज ह्यूमंस में होता है। और ये बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी किन में होती है, कैटल्स में होती है, ठीक है। हाँ, अब जो वायरॉइड्स है इनमें ये भी याद रखना है कि ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को कॉज करता है, ठीक। फिर जब बात की गई थी प्राइन्स की, तो प्राइन्स का बायोकेमिकल नेचर क्या है कि ये प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं काफ़ी एबनॉर्मली फोल्डेड हैं, और इनमें प्रोटीन्स ही जो हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे लाइकेंस की बात की थी, तो लाइकेंस में सच कोई लाइकेन ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो इनमें सिम्बायोसिस होती है दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के केस में। तो जो अलगल पार्ट होता है, तो अलगल पार्ट को फाइकोबायंट पार्ट कहा जाता है, और जो फंजाई वाला पार्ट होता है उसे माइकोबायंट पार्ट कहा जाता है, ठीक है, माइकोबायंट इन नेचर। तो अलगा का काम क्या है, अलगा ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, तो पता ही है कि खाना बनाएंगे, और फंजाई क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और शेल्टर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जो भी सॉइल में प्रेजेंट है उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अलगा को देगा, जिससे अलगा खाना बनाए और फंजाई को भी खाना मिले। काफ़ी अच्छा एसोसिएशन है, ठीक। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि लाइकेंस जो होते हैं दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स एंड दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, पूरा चैप्टर विद इन 40 मिनट्स, विद इन लेस देन 40 मिनट्स सारी चीज़ें कवर कर ली है। इसे क्विकली देख लोगे तो पूरा चैप्टर जो है काफ़ी ईजी वे में रिवाइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डिस्कस किया है, जो भी लेस इंपॉर्टेंट लगा या फिर जो भी नीट में PYQ में नहीं आया, सो दीज पॉइंट्स वर नॉट डिस्कस इन दिस होल टॉपिक। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगी उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, एंड आई होप आपको हर एक लाइन काफ़ी प्रॉपरली समझी होगी। अगर नहीं समझ में आया कोई सी भी इशू, कोई सा भी टॉपिक, कमेंट कर सकते हो easily and I will surely help you out, and please make sure you like and subscribe to this channel, और जितने लोगों से भी शेयर कर सको प्लीज़ शेयर इट। थैंक